आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के ये सेकंड चैप्टर है। आज इस लेक्चर में हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो थ्रू आउट चैप्टर जो है वो बार बार ये टर्म जो आज मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी वो बार बार टर्म जो है वो रिपीट होंगी ताकि हम अच्छे से उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसे कि चैप्टर का नेम भी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल वर्ड को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन मॉलिक्यूल। व्हाट इज मीन मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल की टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। अभी ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। मैं अभी एटम की बात कर रही हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये अभी फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये सोच रहा है क्यों ना मैं बॉन्ड बना लूँ। मैं फ्रीली तो एग्जिस्ट कर रहा था, मैं क्यों ना किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना लूँ। तो मैं यहाँ एक और हाइड्रोजन एटम बना रही हूँ। एक और हाइड्रोजन एटम है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है आपस में एक खास डिस्टेंस पर आ जाएंगे, जब ये दोनों खास डिस्टेंस पर क्लोज हो जाएंगे तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो जाएगी। सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो जाएंगी। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज इनके दरमियान जनरेट होंगी उसे हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। तो जब दोनों एटम इकट्ठे रहना शुरू कर दिए, जब दोनों एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो वो अब जो है उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, उन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल बना दिया। उन्होंने मिलकर क्या मॉलिक्यूल बना दिया। जब दोनों एटम जो है वो एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आ जाएंगे और उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो जाएगी और उन अट्रैक्टिव फोर्सेज को हम केमिकल बॉन्ड कह देंगे। तो जब वो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो जाएंगे, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो वो एक क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको ये बताती जाऊं कि ये मॉलिक्यूल की कॉन्सेप्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि जो एटम जो बॉन्ड बनाएंगे वो उनमें जो एटम बॉन्ड बनाएंगे वो तीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तभी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। तो मिनिमम तो बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम बॉन्ड बनने के लिए दो एटम तो मस्ट रिक्वायर है। बॉन्ड जो है वो चार एटम्स के दरमियान भी बन सकता है, वो फिर भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। पांच एटम्स के दरमियान भी जो है वो बॉन्ड बन सकता है, वो फिर भी मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात कर लेती हूँ वाटर की। तो वाटर में ऑक्सीजन जो है ये एक एटम है, इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। इसने एक और बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन एटम के साथ। 1 2 3 ये तीन एटम हो गए। ये तीनों एटम ने मिलकर क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। मॉलिक्यूल बना दिया। ये तीनों एटम के दरमियान सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हो जनरेट हुई, ये दोनों इन तीनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो मॉलिक्यूल बन गया। जब एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड बनेगा तो तब वो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम बॉन्ड बना के वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन जब दोनों एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आए, उनके दरमियान सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हुई, तब उन्होंने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो उन्होंने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया उन एटम्स ने। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। जब इन दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो क्या एक मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, जब मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो सेम काइंड के एटम है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड के एटम हो, सेम काइंड के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हो, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल जो है, जब एटम जो है वो इकट्ठे रहना शुरू कर दिए, मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल या तो फिर एलिमेंट बना सकते हैं। मॉलिक्यूल नेक्स्ट जो है या तो फिर वो एलिमेंट बना सकते हैं या फिर कंपाउंड बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, अगर होमो एटॉमिक की कंडीशन आ जाए, यानी कि जो मॉलिक्यूल बना है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, तो इसका मतलब है वो होमो एटॉमिक कंडीशन हुई। तो होमो एटॉमिक कंडीशन में वो जो क्या बन जाएगा, वो एलिमेंट बन जाएगा।
वो मॉलिक्यूल क्या है, क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। सेम काइंड ऑफ एटम जो है जब वो इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे तो वो एक एलिमेंट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अब जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा H2O। H2O को हम मॉलिक्यूल कहेंगे, और वो सेम काइंड ऑफ एटम से बन के सेम काइंड ऑफ एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट है। अगर such a molecule which is formed by the different kind of atoms, then it form a compound। ये कंपाउंड हुआ ना, डिफरेंट एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो फिर डिफरेंट एटम्स जो मिलकर जो मॉलिक्यूल जो बनाएंगे, जो मॉलिक्यूल जो होगा वो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, होमो एटॉमिक कंडीशन हुई या फिर हेटेरोटॉमिक कंडीशन हुई? ये हेटेरोटॉमिक कंडीशन है, हेटेरोटॉमिक कंडीशन, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कह देंगे हम। होमो का वैसे मतलब, होमो का जैसे आप जानते ही होंगे, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम। तो डिफरेंट एटम जब मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो हम उसे कंपाउंड भी कहते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ अब हम इस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कर सके। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हुई, हम इन कंडीशन को देखकर ही मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बता सकते हैं। A molecule is a group of atoms, a group of atoms which held together, which held together, which held together, उन्होंने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप दो मतलब दो मिनिमम बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम तो मस्ट रिक्वायर है, तो मैक्सिमम में 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन a group of two are more than 2 atoms, 2 एटम्स, उसमें 2 भी हो सकते हैं, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। A group of 2 or more than 2 atoms which held together by some kind of attractive forces, या फिर by some kind of attractive forces, by some kind of attractive फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम केमिकल बॉन्ड कह देंगे। A group of 2 or more than 2 atoms which held together by some kind of attractive forces is called molecule। तो ये मॉलिक्यूल का कंसेप्ट हुआ, हमने मॉलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल टर्म जो मैंने लिखी है यहाँ, उसका क्या मतलब है। बायोलॉजिकल वर्ड जो रिलेट करता है, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको लाइफ, बायोलॉजिकल का मतलब होता है लाइफ जो है वो वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सिंगल सेल भी लाइफ होती है, सिंगल सेल लाइफ है। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल में भी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल लाइफ है। लाइफ जो है वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिंगल सेल में भी एग्जिस्ट करती है और मल्टी सेलुलर में भी एग्जिस्ट करती है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल आ जाता है, इसमें फंजाई आ जाता है।
तो एक सेल पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और मल्टी सेलुलर पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, मल्टी सेलुलर सेल्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। सिंगल सेल की बैक्टीरिया आ गई, मल्टी सेलुलर कौन आ गई, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। हम भी मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स हैं, ओके। तो अच्छा, तो बायोलॉजिकल का मतलब हुआ लाइफ भी हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। तो इसका अब ये हम पूरी टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। हम जो है वो पूरी टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब इस पूरी टर्म का क्या मतलब है। इस पूरी टर्म का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल तो आपने देख लिया। तो वो such a molecule which is present in the living organism is called biological molecule. Such a molecule which is present in the living organism is called biological molecule. Such molecule which is present in living organism such a molecule which is present such molecule which are present in the living organism is called biological molecule. सिंपल। तो कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं? अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ? सेल से। तो जो सेल में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं। उनका यही कॉन्सेप्ट वो माइंड में बैठा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाए जा रहे हैं ना मॉलिक्यूल वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, एमडी कैट में भी आ चुका है कि, तो ये एक एमसीक्यूज है, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं क्या वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं या इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं या फिर बोथ होगा? तो आपने बोथ पे टिक करना है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं। सो आपने बोथ पे टिक करना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, हम अब उनको डिस्कस करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, पहले जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। तो सेल में जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं हम उनको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या होगा? पहली क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की किस बेस पर होगी? ऑन द क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्लासिफाई। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेस ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। ऑन द बेस ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। अभी मैं यही बात कर रही हूँ, मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से। अब एलिमेंटल कंपोजिशन के हिसाब से जो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, वो अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, कि मैंने क्यों क्लासीफाई किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को ऑन द बेस ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन। तो ऑन द बेस ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर है, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया, दैट इज अ मॉलिक्यूल। दूसरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखना ऑर्गेनिक नेचर के भी मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के भी पाए जा रहे हैं। तो आपने बोथ पे टिक करना है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक पे टिक नहीं करना। ऑर्गेनिक में अच्छा, इनमें डिफरेंशिएट क्या है?
इनकी एग्जाम्पल लिखने से पहले हमें इनमें इनमें क्या डिफरेंशिएट है हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग जो सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से। तो सेल में जो पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं या फिर ये इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। तो आज मैं आपको आज जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं आपका। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सुक्रोज लेती हूँ, टेबल शुगर लेती हूँ, यहाँ मैं मतलब टेबल शुगर का फॉर्मूला यहाँ लेती हूँ C12H22O11। ये टेबल शुगर का फॉर्मूला है जो हम आप शक्कर चीनी वगैरह खाते हैं, ये टेबल शुगर का फॉर्मूला है। और यहाँ मैं लेती हूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ मैं वाटर ले लेती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हूँ और कैल्शियम कार्बोनेट ले लेती हूँ। अच्छा, अब हम इनमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं ये सारे मॉलिक्यूल, हम अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक है या कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली तो यही ये कहा जाता है और ये कंसेप्ट है कि वो जिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन एलिमेंट पाया जा रहा है वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं और जिनमें नहीं पाया जा रहा वो इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। लेकिन यहां अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये तो इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें तो कार्बन पाया जा रहा है, फिर ये क्यों नहीं ऑर्गेनिक, इसे तो ऑर्गेनिक होना चाहिए था, इसमें तो कार्बन पाया जा रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ जो कभी भी आपको नहीं भूलेगी और कभी भी आपको कंफ्यूजन जो है इससे नहीं रहेगी कि उसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, वो इनऑर्गेनिक है। तो ये आपने डेफिनेशन अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है, ठीक है ना। तो फिर आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये ऑर्गेनिक है या फिर ये इनऑर्गेनिक है। सच molecule which contain carbon and hydrogen together, सच अ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे होंगे। सच अ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है इकट्ठे पाए जा रहे होंगे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें देखें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे पाए जा रहे होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे होंगे, उनके साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे होंगे। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे होंगे उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। टेबल शुगर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें अब अब इसकी बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्या हुए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो हुए सच अ मॉलिक्यूल व्हिच नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिसमें नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन वो इकट्ठे नहीं पाए जा रहे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ अगर जो है वो कार्बन, यहाँ कार्बन तो है, यहाँ कार्बन मौजूद है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जा रहे होंगे, तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो आप खुद समझ जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल में इकट्ठे पाए जा रहे होंगे वही ऑर्गेनिक होगा। तो यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है,
तो ये इनमें कार्बन तो है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है ये इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक है। किसी में कार्बन है तो किसी में हाइड्रोजन नहीं है, किसी में हाइड्रोजन है तो किसी में कार्बन नहीं मौजूद नहीं, इकट्ठे नहीं पाए जा रहे। इसका मतलब है दोनों, जब कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मॉलिक्यूल जो है, इकट्ठे ही हमें एक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मिलेंगे तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो जिनमें किसी में हाइड्रोजन होगा किसी में कार्बन होगा तो वो इनऑर्गेनिक होंगे। ओके, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इनमें डिफरेंशिएट क्या है। कि अब हमने देखना है कौन कौन से जो हैं वो। तो एलिमेंटल कंपोजिशन मैंने यहाँ बताना था कि एलिमेंटल कंपोजिशन जो है वो मॉलिक्यूल जो मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं उनको हमने दो तरीके से पढ़ना है। एक तो एलिमेंटल कंपोजिशन। तो एलिमेंटल कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? एलिमेंटल कंपोजिशन का मतलब है कि उनमें कार्बन अगर हाइड्रोजन होगा, ये एलिमेंटल है, ये कार्बन भी एलिमेंट है हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल में पाए जा रहे होंगे, जिनमें इकट्ठे ये पाए जा रहे होंगे वो ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि ये एलिमेंटल कंपोजिशन होगी ना। तो जिनमें ये कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जा रहे होंगे, एक बेस बन गई ना, क्लासिफिकेशन की बेस बन गई। मॉलिक्यूल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिनमें ये इकट्ठे पाए जा रहे होंगे, यानी कि एक तो वो मतलब जिनमें ये इकट्ठे पाए जा रहे होंगे वो ऑर्गेनिक, और जिनमें ये इकट्ठे नहीं पाए जा रहे होंगे वो इनऑर्गेनिक। तो कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिक है, जो हम जो सेल में पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, और कौन से वो इनऑर्गेनिक है। यहाँ तो हमने वो है उनका डिफरेंस किया है ना, डिफरेंशिएट उन्हें किया है। तो यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। पहला जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन। सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। थर्ड नंबर पे लिपिड। फोर्थ नंबर पे न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ नंबर पे न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये चार हैं, चार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। ये चार हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मस्ट होगा। इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, फॉस्फोरस भी आ सकता है। इनको इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया वाटर, पहला हो गया वाटर। सेकंड नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेती हूँ। थर्ड नंबर पे मैं कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर जो है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है? तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एग शेल में पाया जाता है। जो मतलब अंडा होता है उसका जो खोल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा होता है। और जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, जो मेरी लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे होते हैं, उनके जो शेल है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। लाइक गैस्ट्रोपोड का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और हम यहाँ बात कर लें जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl। तो NaCl दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। NaCl क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है? हाँ बेशक पाया जा रहा है। हाँ क्यों नहीं पाया जा रहा? टेबल साल्ट है ये, जिसे हम सुबह शाम दोपहर के खाने में यूज करते हैं। टेबल साल्ट है ये। NaCl दिस इज टेबल साल्ट जो हमारी जो है हम यूज करते हैं अपने खाने में। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, ये भी इनऑर्गेनिक है। इलेक्ट्रोलाइट है NaCl दैट इज इलेक्ट्रोलाइट जो इनऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। तो बेसिकली ये मैंने कुछ लिखे हैं। ऑर्गेनिक तो चार मस्ट हैं और इनऑर्गेनिक काफी सारे हैं, इनमें से कुछ मेंशन यहाँ किए हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अच्छा ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ जो मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं, बेसिकली
6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99, अगर मैं ये देखूं ना कि ये किन से मिलकर बने हुए हैं, ये जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो किन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो मैं अगर वो बताऊं तो वो 6 एलिमेंट जो है, सिक्स एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो 6 एलिमेंट जो मिलकर 99% प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म? ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का प्रोटोप्लाज्म का 99% जो है वो 6 एलिमेंट बना रहे हैं। तो बेसिकली सेल में मौजूद क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि जो 6 एलिमेंट है वो बेसिकली जो है वो प्रोटोप्लाज्म का 99% जो है वो 99% जो है प्रोटोप्लाज्म का कौन बना रहे हैं? 6 एलिमेंट बना रहे हैं। तो वो कौन से 6 एलिमेंट है? तो वो कौन से 6 एलिमेंट है जो 99% जो है वो सेल का प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं? उनमें से पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है वो सेल का बेसिकली 99% जो है वो प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, ये 6 एलिमेंट। अगर हम जो है वो मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल ही मिलकर जो है वो 99% जो है ये मॉलिक्यूल जो है, ये वाले जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म को कौन बना रहा है? ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसलिए मैंने 6 एलिमेंट को यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ है? इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो वो कौन से एलिमेंट है? ये 6 एलिमेंट है जो 99% प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। और वो कौन से, इन एलिमेंट से कौन कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं? वो ये है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो यहाँ ये प्रोटीन है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये इंक्लूड है इसकी कॉम्पोजिशन में। प्रोटीन की कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इंक्लूड है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी कॉम्पोजिशन है, ये इसका फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनसे मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या मौजूद है? न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पढ़ते हैं हम? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलकर बना हुआ है। तो क्या अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 6 एलिमेंट मिलके जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जो मिलकर है वो 99% जो है वो सेल का प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। अगर हम कैल्शियम की बात करें, ये कैल्शियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये 99% प्रोटोप्लाज्म का जो बना रहे हैं वो 6 एलिमेंट, और 6 एलिमेंट मिलकर ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब जो है अब जो एक डेफिनेशन मैं आपको यहां बताती हूं। तो इन मॉलिक्यूल्स को लिविंग सेल में स्टडी करना, इन मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करना और इनके प्रोसेस देखना कि सेल में ये क्या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनमें से देखना, तो सेल में ये इनकी स्टडी करना, फर्स्ट इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड
process of these molecule in living organism। क्या करना, इन मॉलिक्यूल्स के, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, इन बायोमोलिक्यूल्स की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, और सेल में जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनके क्या प्रोसेस हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल में। तो सेल में देखना कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल जो है वो सेल का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक सेल की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, कौन से इनमें से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो सेल को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो है वो सेल में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है वो सेल सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं यहाँ, तो प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करता है। प्रोटीन जो है वो सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोटीन जिस चीज अमाइनो एसिड से मिलता है, अमाइनो एसिड जो है एज अ हार्मोन भी काम करते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो है और प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन डेवलप करने में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड जो है वो सेल में एनर्जी जो है वो स्टोर करके रखता है। अगर मैं इंसुलेशन भी सेल को प्रोवाइड करता है। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड में होती है। कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, कब प्रोटीन बनानी है, ये सारा न्यूक्लिक एसिड के हवाले है। तो इन मॉलिक्यूल, अगर मैं वाटर की बात करूं तो अच्छा, यहाँ एक एमसीक्यूज आता है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ गलती कर जाते हैं। तो वो एमसीक्यूज ये है कि विच मॉलिक्यूल विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल, कौन सा मॉलिक्यूल है जो सेल में ज्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर टिक कर देते हैं, वो इनऑर्गेनिक को नहीं टिक करते। तो ज्यादातर जो है सेल में वो वाटर पाया जाता है, दैट इज इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफी हद तक इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है दैट इज अ वाटर। तो वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक। वाटर जो है दैट इज ऑर्गेनिक, दैट इज 70% इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मैमेलियन सेल जो में है 70% वाटर है। तो जो सबसे पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है दैट इज अ वाटर। तो जिस ब्रांच में इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है और इनके सेल में फंक्शन क्या है, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में से स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of biomolecule या biological molecule and process of these molecule in living organism, इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं यहाँ बायोकेमिस्ट्री को मैं यहाँ अच्छा, एक हमने यहाँ पढ़ लिया इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हमने इन क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू एलिमेंटल कंपोजिशन के हिसाब से कर लिया है। दूसरी हम अभी देखते हैं, पहले हम जो है वो हम अच्छे से बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या मैंने यहाँ लिखा है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, अगर मैं वर्ड बायो को लिखूं एंड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है। बायो का मतलब क्या मैंने पहले भी लिखा है, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री मीन। अच्छा, अगर वैसे केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री जो है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर।
कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर किसे कहते हैं? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाने वाला मैं मॉलिक्यूल जो है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो मैं प्रोटीन यहाँ ले लेती हूँ, प्रोटीन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। इसके मोनोमर क्या है? ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज अ पॉलीमर एंड मोनोमर। तो यहाँ मैं अमाइनो एसिड की बात कर लेती हूँ। अमाइनो एसिड की खास, अमाइनो एसिड की जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड जो है वो एक मैटर है, इसका खुद का मास भी है और सेल में स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ मैं अमाइनो एसिड की थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री बताना चाहूंगी। अमाइनो एसिड की, यहाँ इस अमाइनो एसिड की मैं आपको केमिस्ट्री बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अमाइनो एसिड, मैं यहाँ लिख लेती हूँ अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मैं आपको डीपली ये समझा रही हूँ। ये बेसिकली कहीं भी नहीं आपको यूट्यूब लेक्चर में मिलेगा ऐसा, वो सिंपली हाँ डेफिनेशन बताई जा रही होती है कि बायोकेमिस्ट्री वो होता है जिसमें बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच की, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है, एंड देन इनके प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डीपली कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि आपके जो है वो ताकि आप सोचें व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट्स गोइंग ऑन इन ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल क्या रहा है। ये जो चल रहा है ना, जो हम चल रहे कह रहे हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल क्या रहा है, इसका मतलब वो बायोकेमिस्ट्री है।